नमस्कारम, दिस इज एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहता हूं प्रतिभा बैच की वाईटी सीरीज में। भैया, क्या आपने ये सोचा है कि जब आप अधिवक्ता होकर एक सीनियर अधिवक्ता को देखते हैं, सीनियर लॉयर को देखते हैं, तो यार वो 500-600 पन्नों की जो फाइल होती है उसे 10 मिनट में पढ़ लेते हैं और 10 मिनट में पढ़ के कोर्ट में खड़े होकर विनिंग आर्गुमेंट भी देते हैं। वहीं जो एक नया वकील है, जो उनका जूनियर है, वो रात भर अगर उसी फाइल को पढ़े, उसके बावजूद जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होगा तो वो कंफ्यूज दिखाई देता है और वो विनिंग आर्गुमेंट नहीं देता, वो केस हार जाता है, उसे रिलीफ नहीं मिल पाती। और उसी फाइल को पढ़ के केवल 10, 15, 20 मिनट में सीनियर खड़ा हुआ और सीनियर रिलीफ लेकर आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? आप मेरे टाइटल को पढ़िए, मैंने लिखा आपके लिए, हाउ सीनियर रीड्स 500 पेजेस इन 10 मिनट्स। तो एक तरफ है जूनियर लॉयर हमारा और ये है सीनियर लॉयर। आप देखिए, जूनियर लॉयर एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना, बोझ तले दबा है, लेकिन सीनियर लॉयर एक टैबलेट लेकर आएगा, नहीं, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, कुछ फ्लैग्स रहेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी और वो बेटा क्या करेगा, वो अच्छी वकालत करेगा, वो अच्छे आर्गुमेंट देगा। तो आज मैं फिर से अपने अनुभव से आपको कुछ ऐसे निंजा टेक्निक्स बताऊंगा जिससे बड़ी से बड़ी दिखने वाली जो फाइल है बेटा, उसे आप कम समय में पढ़ सकते हैं और आप किसी भी केस फाइल को मास्टर कर सकते हैं। देखो भैया, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ड्राफ्टिंग है, जो प्लीडिंग है, केस को पढ़ने का जो तरीका है, जो रिसर्च है, इसी से तो हम एक सफल अधिवक्ता बन सकते हैं, एक नामी अधिवक्ता बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे विषय बतलाता हूं कि कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होकर बेटा आप किस तरह एक सफल वकील बन सकते हैं, एक अच्छे वकील बन सकते हैं। सबसे पहले आपको यह भी ध्यान देना है मेरे साथ कि ये जो हमारा प्रतिभा बैच है, ये लीगल ड्राफ्टिंग का बैच है। मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे पढ़ के बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच को हम सीख रहे हैं। हम कहते हैं अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। कहने का मतलब है भाई, वाईटी पर आपकी लिमिटेशन है, लेकिन एप्लीकेशन में कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर नए अधिवक्ता को जरूर इस लीगल ड्राफ्टिंग बैच से जुड़ना चाहिए। भैया मुझे तो बड़ा आनंद आता है इस बैच में। तो चलिए, प्रतिभा 2.0 की जानकारी के साथ जो स्टेप नंबर 1 है, जो हर एक जूनियर अधिवक्ता को बेटा सीखना है, द रिवर्स रीडिंग मेथड। मैंने आपके लिए लिखा कि आपको किसी भी केस फाइल को आगे से शुरू नहीं करना, अपितु आपको किसी भी केस फाइल को पीछे से शुरू करना है। आप कहेंगे पीछे से शुरू करना है, इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूं। आप अगर खुद को देखें या अपने साथी अधिवक्ताओं को देखें, नए अधिवक्ताओं को देखें, तो वो किसी भी केस फाइल को पेज नंबर 1, 2, 3, 4 करके ऐसे बढ़ता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बेटा जो एक सीनियर वकील होता है, जो अनुभवी मझा हुआ वकील होता है, वो डायरेक्टली क्या करता है? वो डायरेक्टली बेटा जो इंप्यून्ड ऑर्डर होता है सीधे उस पर जाता है। वो डायरेक्टली जो लेटेस्ट ऑर्डर होता है उस पर जाता है। वो पेज नंबर 1 से शुरू नहीं कर रहा है, वो पीछे से शुरू कर रहा है। क्यों पीछे से शुरू कर रहा है? ताकि यह पता चल सके कि जो पिछली हियरिंग हुई है उसमें कोर्ट ने क्या कहा, उसमें जज ने क्या कहा, उसमें क्या डायरेक्शन आया, अगर अपील वगैरह है तो क्या जजमेंट रहा। और सबसे बढ़िया मैं तो कहूंगा एक प्रो टिप है एपी सर की तरफ से। वो बेटा प्रो टिप क्या है? प्रो टिप ये है कि आपके पास जो भी केस है, आप सबसे पहले काम बेटा उसकी प्रेयर पे करो। आप उसकी प्रेयर पढ़ो। आप जैसे ही उस केस की प्रेयर पढ़ोगे, यकीन मानो बेटा 40% उस केस के फैक्ट से, उस केस के एसेंस और फंडामेंटल से खुद को जोड़ पाओगे। नहीं तो फिर घंटों लगा दोगे और वो काम आप चुटकियों में कर सकते हो। इसलिए याद रखना, डॉक्टर एपी सर ने सिखाया है, जब भी हमारे पास कोई नई फाइल आएगी हम पीछे से शुरू करेंगे, हम द रिवर्स रीडिंग मेथड से शुरू करेंगे। अगर करोगे तो पक्के तौर पर बेटा आपका बहुत समय बचने वाला है। चलो भैया, ये तो स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है फैक्ट मैपिंग एंड क्रोनोलॉजी। क्या लिखा एपी सर ने? एपी सर ने लिखा यह तारीख का खेल है। आप कहेंगे याद आ गया सर, तारीख पे तारीख। हां,
भारतीय न्यायपालिका में ये जो करोड़ों मुकदमे हैं, ये तारीखों की माया जाल में फंसे हैं। आप समझिए, ये तारीख का खेल है। आपके पास जो केस फाइल आई है उसमें भी बेटा ये तारीख का खेल है, और आपको इस खेल का मास्टर बनना है। कैसे बनोगे? जो भी केस की कहानी है, सिविल हो, क्रिमिनल हो, सर्विस मेटल हो, रेवेन्यू हो, फर्क नहीं पड़ता, ये नियम सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो भी केस आपके पास है, आप उसे समझने के लिए उसे बेटा क्रोनोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, कब क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ डेट्स बनानी है। भाई आपका केस है, वो कुछ तथ्यों से जुड़ा है, कुछ घटनाओं से जुड़ा है। तो जब आप एक लिस्ट ऑफ डेट्स बनाएंगे तो वो जो पूरा खाका है आपके केस से संबंधित, वो आपके दिमाग में अंकित हो जाएगा। फिर आप विनिंग आर्गुमेंट दे सकते हैं, आप बेहतरीन दलील दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेटा आपको यह काम करना पड़ेगा जिसे हम फैक्ट मैपिंग कहते हैं। क्रोनोलॉजी में फैक्ट्स को, तारीख को बेटा आपको लिखना पड़ेगा, अपनी हैंडराइटिंग में लिखना पड़ेगा। टैबलेट पे लिखो, पेपर वगैरह पे लिखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको डेट्स में गैप मिल सकती है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिल सकता है। और याद रखना, जहां भी बेटा आपको गैप मिला, जहां भी इस तरीके की क्रोनोलॉजी में, फैक्ट मैपिंग में आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिला, होल मिला, वही आपका विनिंग आर्गुमेंट हो सकता है। मैंने कहा ना, सीनियर कैसे यार 10, 15, 20 मिनट में बड़े से बड़े केस की तैयारी कर लेता है। तो ये स्टेप नंबर 2 है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस मैपिंग के तरीके से अपने केस को तैयार करना है। चलो तीसरे पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? द वीक लाइन सर्च, द वीक लिंक सर्च। ठीक है, लाइन भी सही है भैया, कमजोरी पकड़नी है। हमें अपोनेंट की, हमें डिफेंस की कमजोरी को पकड़ना है। एक सीनियर हमेशा सर्वप्रथम, सबसे पहले अपने अपोनेंट की कमजोरी पर काम करता है। वो होल्स को ढूंढता है, वो कमजोरियों को देखना चाहता है कि भाई सामने वाला कहां कमजोर है। क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है? क्या लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया है? क्या जुरिस्डिक्शन का विषय है? याद रखना, अगर शुरुआती दौर में ही आपने अपोनेंट की फाइल में ये कमजोरियां ढूंढ ली तो वाह भाई वाह, क्या बात है। आपने वो मूवी देखी होगी और रवि किशन की, तो जो डकैती वाला मामला रहता है तो उसमें कहता है साहब ये तो रॉबरी हो ही नहीं सकती, मेरे क्लाइंट ने डकैती की है। और पहली डेट पर जो डकैत्स रहते हैं जिनके ऊपर गलत चार्ज रॉबरी का बन गया, उनको बेल मिल गई। कैसे मिल गई भैया? क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया कि भैया हमने अपोनेंट की कमजोरी पर काम किया। अपने केस की मेरिट पर तो काम करना ही है, लेकिन बाद में करना है। तो अपने केस की ताकत से महत्वपूर्ण है बेटा हमें सामने वाले की कमजोरी पर काम करना है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो उससे समय भी बचेगा और हम अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाने में, न्याय दिलवाने में सफल भी रहेंगे। और एक अच्छे अधिवक्ता की क्या पहचान है? कि उसने अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। तो क्या है भैया स्टेप नंबर 3? कि हमें 2 वीक लिंक है अपोनेंट की फाइल में, उसे सर्च करना है और उस पर तैयारी करनी है। अगर करने में सफल हो गए तो निश्चित तौर पर बेटा हम एक अच्छे अधिवक्ता बनेंगे। आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 4, एनोटेशंस एंड टैगिंग, कलर कोडिंग। देखो आपने अपनी लॉ फैकल्टीज में, LLM वगैरह में भी ये काम किया होगा, हम बेयर एक्ट में ये काम करते हैं। जो सीनियर की फाइल है आप उठा के देख लो, आप जिस चौकी वगैरह से जुड़े हो, जिस चैम्बर से जुड़े, आप उठा के देख लो। जब भी सीनियर अपीयर होता है बेटा, मैं तो हाई कोर्ट में बड़े बड़े अधिवक्ताओं के साथ मुझे मौका मिला जो एकदम जिसे कहते हैं ना मतलब शीर्ष पर बैठे हैं अपनी 40 साल 45 साल की प्रैक्टिस पर। आप देखिए जो सीनियर हैं उनकी जो फाइल है बेटा वो पूरी टैगिंग से भरी है, वो पूरी हाइलाइटनर से भरी है, वो पूरी पोस्ट इट नोट से भरी पड़ी है। क्यों भरी है मैं बताता हूं। सीनियर क्या करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूं। जो ग्रीन टैगिंग है, ग्रीन हाइलाइटनर है, उसमें हम कहेंगे ये हमारा फेवरेबल फैक्ट है। तो जहां भी केस में फेवरेबल फैक्ट है वहां हमने ग्रीन टैगिंग कर दी। रेड टैगिंग कहां करेंगे, रेड हाइलाइटनर कहां करेंगे? जो डेंजरस फैक्ट है जिसे हमें डिफेंड करना है वहां बेटा हम क्या करेंगे, वहां रेड टैगिंग कर देंगे। जो येलो टैगिंग है, अगर कोई साइटेशन है, कोई जजमेंट है, तो वहां हम येलो टैगिंग कर देंगे। और इंडेक्सिंग जरूर बनाएंगे,
क्योंकि अगर हमने बढ़िया तरीके से इंडेक्सिंग बना ली अपने केस फाइल की, तो वो जो पन्ना पलटना होता है ना, याद रखो भैया, क्रिमिनल मैटर में तो बहुत कम समय मिलता है। अगर आप बेल वगैरह मांग रहे हैं तो आपको बहुत कम समय मिलेगा। हाई कोर्ट में तो 2 मिनट मिलना है, 3 मिनट मिलना है। अब आप उसमें पन्ने पलट रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने आपसे सवाल पूछा, आप पन्ने पलटे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं। नहीं ऐसा करना, आपको इंडेक्सिंग पे काम करना है। ये एक कला है, ये एक आर्ट है, ये एक आदत है। मैं सिखाऊंगा आपको, सीखना है। और बाय द टाइमिंग बेटा आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि फाइल्स के साइड में अगर हमने बढ़िया इंडेक्सिंग कर ली तो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ में जो समय है वो बहुत बचता है, और आसानी से हम अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। तो क्या है भैया तीसरा चौथा स्टेप, कि हम एनोटेशन पर काम करेंगे अपनी फाइल में, हम टैगिंग पर काम करेंगे, और कलर कोडिंग। ठीक है, तो ले लो, मार्केट में तमाम इस तरीके के फ्लैग हैं, हाइलाइटनर्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, दी 1 पेज समरी। हम जरूर जिस भी केस फाइल पर हम काम कर रहे हैं बेटा, उसकी 1 पेज समरी पर भी हम काम करेंगे। मैंने क्या लिखा, ब्रीफ तैयार करें। आपको यह समझना है कि आप भाई सब कुछ तो कोर्ट के सामने रख नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमारे पास दिमाग है कि हमें सब कुछ याद रहे। नहीं, बहुत सारे केसेस रहेंगे। एक दिन में हो सकता है आपकी 3-3 अपीयरेंस हो, 4 अपीयरेंस हो, 5 अपीयरेंस हो। आप कहेंगे अरे सर आपके मुंह में गुड़ शक्कर। तो हमें बेटा किस तरीके से तैयारी करनी है कि हमें अपने केस की जो समरी है उसे तैयार करना है। यार हम समरी कैसे तैयार करेंगे? समरी इस रूप में तैयार करेंगे कि हम सिंगल सीट बनाएंगे। हर केस की समरी की हम एक सिंगल सीट बनाएंगे। उसमें बेटा क्या करेंगे, जो हमारा केस है उससे जुड़े जो इश्यूज हैं, मैंने आपको पढ़ाया होगा प्रतिभा बैच वाले अगर बच्चे देख रहे होंगे, कि किसी भी केस में इशू को कैसे तैयार करते हैं। किसी भी केस के रिसर्च के लिए सबसे पहले इशू को पढ़ते हैं। तो जो हमारे केस का इशू है हम बेटा उस समरी में सबसे पहले उससे लिखेंगे। उसके अलावा बेटा जो लॉ एप्लीकेबल है, लॉ का जो सेक्शन एप्लीकेबल है, प्रोवाइजो एप्लीकेबल है, एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल है, एक्सेप्शन एप्लीकेबल है, एग्जांपल जो भी एप्लीकेबल है, बीआर एक्ट तो खोलेंगे नहीं, बीआर एक्ट तो लेके कोर्ट में घूमेंगे नहीं। हम इस समरी सीट में बेटा लॉ के प्रोविजन और जो भी चीजें हमारे केस के लिए एप्लीकेबल है उसे लिखेंगे। हम समरी शीट में और क्या लिखेंगे, हम प्रेसिडेंट लिखेंगे। कौन सा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का, अपनी हाई कोर्ट का, दूसरी हाई कोर्ट का जिसका परसुएसिव वैल्यू है, हाई कोर्ट में खड़े हैं, रेशियो डिसेंडाई की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटर डिक्टा की बात कर, भाई जो भी करना है आप एक समरी में लेके जाओ। आपको मैं एक अनुभव से बताता हूं बेटा, ये मेरा अनुभव मोट कोर्ट का भी है, मैं चैंपियन रहा, आपको मैंने कई बार बताया मोट कोर्ट का। ये अनुभव मेरी प्रैक्टिस का भी है। क्या है बेटा अनुभव, ये है कि जब आप जज के सामने खड़े होते हैं और जब आप केस फाइल से देख के बोलते हैं तो वो इंप्रेशन नहीं पड़ता जज के ऊपर। ऑल्दो मेरिट पे हैं तो ठीक बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं हमें भैया कम समय में अच्छा वकील बनना है, सब्सटेंशियल काम वाला वकील बनना है। अगर आप समरी सीट से बात करोगे, फाइल रखी हुई है, आपके हाथ में एक समरी सीट है, टैबलेट वगैरह है, जब आप आर्ग्यू करोगे तो यकीन मानो बेटा जज के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और यदि बार और बेंच ये जो संबंध है, अगर बेंच सेटिस्फाइड है, बेंच इंप्रेस्ड है, कन्विंस्ड है, तो यकीन मानो बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं कि हमारी फेस वैल्यू से भी हमें रिलीफ मिल जाती है। दैट विल टेक टाइम, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। अपने आप सुओ मोटो तो होना नहीं है। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1 पेज समरी के साथ हम अपने केस की तैयारी करें। तो देखो भैया कितना बढ़िया है, एपी सर आए, एपी सर ने 10 मिनट में क्या किया, एपी सर ने 10 मिनट में वो कुछ ऐसे तरीके बताए जिसकी वजह से जो सीनियर हैं, जो सफल वकील हैं, अधिवक्ता हैं, बड़ी से बड़ी केस फाइल को चुटकियों में तैयार करके विनिंग आर्गुमेंट देते हैं। तो प्रतिभा 2.0 में इसे हम घंटों पढ़ते हैं, बहुत डीप डाइव करके पढ़ते हैं। मैं खुद अपनी ब्रीफ लेके आता हूं, केस फाइल लेके आता हूं, आपको दिखाता हूं कि देखो मैंने ऐसे काम किया, ऐसे काम किया, मेरे सीनियर ने ऐसे काम किया, जज साहब ने ऐसे काम किया। मैं एक बड़े जज साहब के चैम्बर से जुड़ा हूं हाई कोर्ट में। तो प्रतिभा इसीलिए सफल है, इसीलिए नाम भी प्रतिभा है। तो मैं चलता हूं, फिर से इस बैच में आपके लिए एक अलग विषय लेके आऊंगा। आप लोगों ने मुझसे कहा था, कमेंट सेक्शन में भी कहा था, टेलीग्राम पर भी कहा था कि सर जो प्लेंट की ड्राफ्टिंग है, जो WS की ड्राफ्टिंग है, वो हमें बता दीजिए। वो जरूर आपको मैं बताऊंगा। तो अगला जो 2 सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप प्लेंट कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं,
आप WS रिटन स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और जो भी आपको पढ़ना है आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, वो सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।